सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी स्टेनो लास्ट 40 डेज़ में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम में है उसमें अब लास्ट 40 डेज़ रह चुके हैं और हर बंदा थोड़ा सा एंशियस है कि हम कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लास्ट टाइम पे रीड करें जो कि हमारे एफिशिएंट हो सके और बहुत इंपॉर्टेंट रहें, जो आने वाले एग्ज़ाम्स में हमें बहुत हेल्प कर सके। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, आपका जितना भी मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है आप डेफिनेटली कमेंट करके बताना भाई। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, इंग्लिश पे आपको सबसे ज़्यादा क्या फोकस करना है। जितने भी हमारे, सबसे पहले रिवाइज़ कर लो जितने भी आपने ग्रामर टॉपिक्स हैं ना अपने, उनको एक ओवरव्यू ले लो। हर एक चैप्टर को एक बार थॉरोली रीड कर लो कि उसका क्या क्या रूल्स बनते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लेते हो ना तो आपके एफिशिएंटली आप बस हर क्वेश्चंस को जो एरर करेक्शन होंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे और आप एक ओवरव्यू हो जाएगा हर उसका। सेकंड पार्ट आपको वोकैबलरी में आपने अभी तक जितनी भी करी है, अभी न्यू वोकैबलरी आपको याद करने की नीड नहीं है, ना ही आप उस पर ज़्यादा फोकस करना। जो भी आपने अपने साइन और एंटो करे हैं और ईडियम एंड फ्रेजेस, ये तीन चीज़ें इसमें आती हैं और एक वन वर्ड स्पेलिंग चेक, ये चार चीज़ों से आपकी वोकेबलरी बनती है इसमें। तो अगर आपने जितनी भी अभी तक वोकेबलरी करी है आपने उसी को मल्टीपल रिवाइज करना है। न्यू वोकेबलरी करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगी आपको। जितनी भी आपने वोकेबलरी पहले कर रखी है वो अब तक बिल्कुल इनफ है। और इस लास्ट 40 डेज़ में जो आपने पहले कर चुके हो ना, बस उन्हीं को रिवाइज करना है, कुछ न्यू करने की नीड नहीं है आपको। थर्ड आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसे स्टेनो के एग्ज़ाम में रीडिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। कम से कम ये लगा लो कि 40 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन आता है। उसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एडिटोरियल जो भी पार्ट है न्यूज़पेपर का, जो एडिटोरियल सेक्शन होता है वो आपको रीड करना है। एडिटोरियल सेक्शन आप डेली रीड करते रहो, चाहे इसमें हाफ एन आवर दो या 45 मिनट्स दो, इनफ रहेगा आपको। इतना टाइम आपको देना है, बिल्कुल देना है। इससे क्या होगा, आपको जो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट आएगा हमारे में, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में आजकल सबसे इम्पोर्टेंट चल रहा है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें टोन कैसी है या इसकी थीम बेस्ड कैसी है। तो आपको ये वाला जो क्वेश्चंस है ना, ये स्ट्रक्चर तभी आपके बन पाएंगे जब आपने एडिटोरियल पार्ट अच्छी तरीके से रीड कर रखे हैं। आपको पता लग पाएगा कि इसमें टोन कैसी है, एनालिटिक है, इतनी सारी टोन्स होती हैं, सैटिरिकल होती है, रिडिकुल होती है, बहुत सारी टोन्स होती हैं। आपको एक थोरली रीड कर लेना है कि किस किस टाइप्स के पैसेजेस में ऑथर कैसे डिस्क्राइब करा जाता है और उसकी टोन क्या होती है, कोई नेगेटिव होती है, कोई पॉजिटिव होती है। तो आपको रीड कर लोगे ना, इससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा आपको और आपको पता लग पाएगा। क्योंकि हर एक उसमें पैसेज में दो क्वेश्चन तो इस टाइप के आने होते हैं, जैसे थीम बेस्ड हो गया या टोन बेस्ड हो गया, ये आपका सिर्फ इसी से हो सकता है। और रीडिंग सेक्शन से आपको सबसे PQRS कनेक्ट करने की बहुत हेल्प मिलेगी। हमें पता लग पाएगा कि इसमें कौन सा सेंटेंस पहले आ सकता है, नाउन के बाद प्रोनाउन ऐड करना है, क्या करना है। ये सारा आपका एडिटोरियल सेक्शन से आपको रीड हो जाएगा। और क्योंकि आप PQRS में जैसे सेंटेंस जंबल करके दे रखे होते हैं ना, तो आप अपने आप पता लग जाएगा कि इसके बाद ये वाला सेंटेंस आ सकता है। और इस सबसे उसमें PQRS में एक ये होता है कि कुछ फ्रेजेस होते हैं या फिर इम्पोर्टेंट अपने कनेक्टर्स होते हैं, वो बहुत हेल्प कर जाते हैं। तो अगर आपने थोड़े बहुत लिख रखे हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल मिल जाएगी PQRS करने में। और थर्ड जो हमारा क्लोज टेस्ट है उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा हमें एडिटोरियल सेक्शन, क्योंकि ग्रामर सेक्शन तो ऐसा है ना, आपको पता लग पाएगा कि ये क्वेश्चंस किस आपके हो पा रहे हैं और वर्ब किसके लिए यूज़ करी जा रही है। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस मतलब जितने भी क्लोज टेस्ट होते हैं उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट्स जो होता है, सब्जेक्ट पहले होता है और वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगनी होती है। तो अगर हम रीडिंग सेक्शन पे फोकस करते हैं ना तो हमें अच्छी कमांड बन जाती है हमारी कि हम क्लोज टेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर सकें, क्योंकि क्लोज टेस्ट में 3-4 क्वेश्चन तो वर्ब के ही हो जाते हैं। तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा इसमें। इसके बाद हाँ, हर कोई बंदा भाई मॉक टेस्ट तो दे ही रहा होगा। अगर आप अभी आपने नहीं देने स्टार्ट करे हैं तो आप मॉक टेस्ट देना अभी स्टार्ट कर दो। चाहे 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट दो, पर जो आप भी मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, जो भी आप मॉक टेस्ट दो, चाहे मिनी मॉक टेस्ट दो चाहे फुल वाला मॉक टेस्ट दो, उसको प्रॉपर एनालाइज करो। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी क्या गलतियाँ हो रही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना। अगर आप उसको एनालाइज कर लोगे ना तो आपको उन्हीं वीक टॉपिक्स पर कमांड बनानी है अपनी। उससे आपको पता चलेगा कि आपके एक्टिव पैसिव वो वीक है, नरेशन वीक है, या फिर ग्रामर टॉपिक वीक है, या फिर वोकेबलरी में कौन सा सेक्शन वीक है। तो आप उस पर कमांड बना पाओगे। सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा, मॉक टेस्ट देते रहो और उसको एनालाइज करते रहो, बहुत बेनिफिट करेगा। इसके बाद हम मूव कर जाते हैं भाई रीजनिंग पर। रीजनिंग में सबसे आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नीड करने की नीड नहीं है, ना तो आपको कोई बुक लगाने की नीड है। अभी सिर्फ जो है आप मॉक टेस्ट देते रहो। मॉक टेस्ट से जितने भी दोगे या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे ना, जो रीजनिंग एसएससी में आ रखी है ना, बस आप उसी को प्रैक्टिस करते रहो
उसी से आपका स्कोर इतना बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की नीड नहीं है। एसएससी स्टेनो की और जो मतलब एसएससी की जितनी भी रीजनिंग होती है ना, ये सबसे इजी मानी जाती है, सबसे इजी होती है। आपको अलग से नीड नहीं है कि हर एक चैप्टर के आप मल्टीपल क्वेश्चंस लगा रहे हो। आप अपना मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहो, आपको रीजनिंग इसी से हो जाएगी। इसके बाद हम मूव कर जाते हैं जीके वाले सेक्शन में। जीके वाले सेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको स्टैटिक जीके ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। कम से कम 8 से 10 नंबर स्टैटिक जीके से आने ही आने हैं क्वेश्चन। तो स्टैटिक जीके को सबसे ज़्यादा आपने प्रायोरिटी देनी है। स्टैटिक जीके को जितनी भी है ना, उसको रिवाइज़ कर लो। जितने भी नोट्स बना रखे हैं या फिर आपने कोई बुक ले रखी है, उसके लास्ट में स्टैटिक जीके दे रखी होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको रिवाइज़ कर लो। और जितने भी सब्जेक्ट हो गए अपने, जैसे कि अपना हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी, इस पे आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू ले लो। जितना आपने पढ़ रखा है ना, उसका एक ओवरव्यू ले लो। और जैसे साइंस में अपने केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ी सी कम पूछी जाती है, बायो पे थोड़ा ज़्यादा कमांड बना लो। हिस्ट्री में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एक थोरली रीड कर लो जल्दी से, आपके माइंड में उसी टाइम आ जाए वो चीज़ें। स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्ड पार्ट है करंट अफेयर। करंट अफेयर भाई वैसे तो पता नहीं अब 2023 तक का आने के तो बहुत कम चांस लग रहे हैं, पर मैं तो यही सबको रिकमेंड करूँगा कि भाई जनवरी 2024 से लेके अब तक के जितने भी आ रहे हैं, चाहे उसके आप कंपाइलेशन कर लो या फिर मंथली वाला कर लो, जैसा भी है ना, मैंने करंट अफेयर्स अभी तक जनवरी से स्टार्टिंग से लेके अब तक कर लो, उसी में से आ जाएंगे। वैसे तो भाई करंट अफेयर्स को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कहाँ से पूछें। वैसे तो एक साल पहले तक कभी पूछ लेते हैं, पर जनवरी से अगर हम देखा जाए तो क्वेश्चंस मिल सकते हैं, डेफिनेटली मिल जाएंगे। अब जनवरी से कर लो, बेनिफिट रहेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं ना, उनको रिवाइज करते रहो। जैसे कि अभी जो सीजीएल का एग्जाम हुआ है या सीएचएसएल का हुआ है, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि पता करंट अफेयर्स वही वाले रिपीट हो जाएँ, क्वेश्चंस वही रिपीट हो जाए, तो प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो बिल्कुल अभी करंट में एग्जाम जो है सीजीएल और सीएचएसएल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्वेश्चंस सेम के सेम आ रखे होंगे, इसमें आप चेक कर लेना, आप वो लगा के जाना, डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्योंकि बिल्कुल अभी रिसेंटली में एग्ज़ाम हुए हैं और इसी ईयर में 1-2 महीने का ही गैप है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेंगे ये भाई। आप टॉपिक्स करो और डेफिनेटली अपना स्कोर बताना आपका मॉक टेस्ट में क्या स्कोर चल रहा है। और थैंक यू गाइस।